साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से अमेरिका के लॉस एंजलिस जा रही ओशियानिक फ्लाइट 815 में जैक खिड़की के बाहर देख रहा होता है। उसे प्लेन में मिली शराब कम पड़ जाती है, इसीलिए एयर होस्टेस चुपके से उसे एक और छोटी बोतल दे देती है। जैक खुशी खुशी उसे अपनी जेब में रख लेता है और पहली वाली बोतल एक ही घूंट में खत्म कर देता है। कुछ देर बाद जैक वॉशरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी चार्ली उससे पहले अंदर चला जाता है। एयर होस्टेस और फ्लाइट क्रू चार्ली के पीछे जाते हैं, इसलिए जैक वापस अपनी सीट पर बैठकर इंतजार करने लगता है। अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगता है। कप्तान सीट बेल्ट का संकेत चालू कर देता है और सभी यात्री घबराकर अपनी सीट बेल्ट बांधने लगते हैं। जैक के बगल में बैठी रोज काफी घबरा जाती है। जैक उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पूरा विमान बुरी तरह हिलने लगता है। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। जैक जैसे ही मास्क पहनता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब जैक की आंख खुलती है तो वह खुद को घने जंगल के बीच पाता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है। तभी एक पीला लैब्राडोर कुत्ता आराम से उसके पास से गुजर जाता है। जैक इसी तरह उठकर खड़ा होता है। उसकी कमर में चोट लगी होती है। वह घबराकर जंगल में दौड़ पड़ता है और कुछ देर बाद समुद्र किनारे पहुंच जाता है। उसके सामने नीला समंदर और खुला आसमान होता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ देखता है, वहाँ का नजारा पूरी तरह तबाही में बदल चुका होता है। पूरे समुद्र तट पर विमान के मलबे फैले हुए होते हैं। हर तरफ घायल लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। टूटा हुआ विमान का इंजन अब भी तेजी से घूम रहा होता है। थोड़ी दूर मलबे के नीचे एक आदमी दबा होता है। जैक तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और आसपास के लोगों की मदद से उसे बाहर निकालता है। उस आदमी की एक टांग बुरी तरह कुचल चुकी होती है और लगातार खून बह रहा होता है। जैक तुरंत अपनी टाई निकालकर उसकी टांग पर कसकर बांध देता है ताकि खून बहना रुक जाए। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। जैक मुड़कर देखता है कि एक गर्भवती महिला अपना पेट पकड़कर बैठी है और चल भी नहीं पा रही। वह तुरंत उसकी तरफ भागता है। वह महिला क्लेयर होती है, जो 8 महीने की गर्भवती है। उसे तेज प्रसव पीड़ा महसूस होने लगती है और उसे डर होता है कि कहीं बच्चे का जन्म अभी न हो जाए। उसी समय पास में लाइफगार्ड बून बेहोश पड़ी रोज को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। जैक अभी क्लेयर की मदद करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक कोई व्यक्ति विमान के इंजन के बहुत पास पहुंच जाता है। इंजन की जबरदस्त खींच उसे अपनी तरफ खींच लेती है और अगले ही पल इंजन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। चारों तरफ उसके टुकड़े उड़ने लगते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि क्लेयर की हालत फिलहाल स्थिर है, इसलिए वह पास खड़े हर्ली से कहता है कि वह कुछ देर क्लेयर का ध्यान रखे, जबकि वह खुद रोज की तरफ दौड़ जाता है। जैक देखकर समझ जाता है कि बून सही तरीके से सीपीआर नहीं दे रहा। वह तुरंत खुद उसकी जगह ले लेता है और रोज को सीपीआर देना शुरू कर देता है, लेकिन रोज को होश नहीं आता। बून कहता है कि अगर एक पेन मिल जाए तो उसकी मदद से गले में छेद करके सांस दिलाई जा सकती है। जैक झुंझला कर कहता है कि पहले पेन तो ढूंढ कर लाओ। बून उसकी बात गंभीरता से लेकर सचमुच पेन ढूंढने निकल जाता है। जैक लगातार सीपीआर करता रहता है। आखिरकार रोज की सांसें वापस चलने लगती हैं और उसे होश आ जाता है। इसी दौरान पीछे से भारी धातु के हिलने की आवाज आती है। जैक मुड़कर देखता है कि विमान का एक विशाल धातु का टुकड़ा गिरने वाला है और ठीक उसके नीचे क्लेयर और हर्ली खड़े होते हैं। जैक पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है। स्टील की भारी प्लेट गिरने से ठीक पहले जैक, क्लेयर और हर्ली वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वह प्लेट जमीन पर गिरती है, एक के बाद एक कई धमाके होने लगते हैं। किस्मत अच्छी थी कि सभी लोग सिर्फ धमाके की लहर से घायल हुए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। हर्ली वहीं रुककर क्लेयर का ध्यान रखने लगता है, जबकि जैक फिर से बाकी घायलों की मदद करने निकल पड़ता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल किसी को उसकी तुरंत जरूरत नहीं है, तो वह बिखरे हुए सामान में से एक सिलाई का डिब्बा और कुछ साफ कपड़े उठाता है। फिर जंगल के एक शांत कोने में चला जाता है। दरअसल विमान हादसे के दौरान उसकी पीठ के बाईं तरफ गहरी चोट लगी थी। अब पहली बार उसे अपना घाव देखने का मौका मिलता है, लेकिन घाव ऐसी जगह था कि वह खुद टांके नहीं लगा सकता था। तभी वहां से केट गुजरती है। जैक उससे मदद मांगता है। केट घबरा कर कहती है कि उसने आज तक सिर्फ पर्दे सिले हैं, किसी इंसान को नहीं, लेकिन जैक के बार बार कहने पर वह मान जाती है। जैक अपनी जेब से वही शराब की बोतल निकालता है जो वह फ्लाइट में पी नहीं पाया था। दोनों उसी से अपने हाथ और घाव को साफ करते हैं। फिर जैक सिलाई का डिब्बा खोलता है। केट हल्के मजाक में पूछती है, धागे के रंग से कोई फर्क पड़ता है? जैक मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, काला धागा ही ठीक रहेगा। केट कांपते हुए उसके घाव पर टांके लगाने लगती है, जबकि जैक बिल्कुल शांत रहता है। तब पता चलता है कि जैक एक सर्जन है। केट का डर कम करने
करने के लिए जैक उसे अपनी पहली सर्जरी का किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि पहली बार ऑपरेशन करते समय वह इतना घबरा गया था कि कुछ पल के लिए उसे लगा सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके पिता ने उसे एक बात सिखाई थी, जब भी डर लगे गहरी सांस लो, फिर मन ही मन 5 से उलटी गिनती शुरू करो, 5 4 3 2 1, और उसके बाद बिना डरे काम में जुट जाओ। जैक ने भी वही किया था और आखिरकार ऑपरेशन सफल हो गया था। शाम होते होते सभी बचे हुए लोग थोड़ा शांत होने लगते हैं। सईद और चार्ली समुद्र किनारे बड़ा सा अलाव जलाते हैं ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम आए तो उन्हें दूर से देख सके। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जाती है दूसरे लोग भी अलग अलग जगह आग जलाने लगते हैं। चार्ली खाली बैठा अपनी पट्टी पर कुछ लिखने लगता है। फिर भी देर रात तक कोई बचाव दल नहीं पहुंचता। बून अपनी बहन शैनन के लिए एक चॉकलेट लाता है, लेकिन शैनन उसे लेने से मना कर देती है। नाराज होकर बून वही चॉकलेट खुद खा लेता है। हर्ली विमान में बचा हुआ खाना इकट्ठा करता है और सभी लोगों में बांटने लगता है। वह सबसे ज्यादा ध्यान क्लेयर का रखता है, उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और प्यार से उसे खाने के 2 पैकेट दे देता है। दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे वॉल्ट को कंबल ओढ़ाता है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बाप बेटे का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं कोरिया से आए पति पत्नी जिन और सन किसी से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते। जिन अपनी पत्नी सन को सख्त लहजे में हमेशा अपने साथ रहने का आदेश देता है। सन मन मारकर उसकी बात मान लेती है। अपना घाव ठीक कराने के बाद जैक फिर से घायलों का इलाज करने लगता है। इस बार एक आदमी के पेट में लोहे का बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ होता है। फिलहाल उसे निकालना बहुत खतरनाक था, इसलिए जैक उसके लिए तुरंत कुछ नहीं कर पाता। केट उदास होकर बताती है कि विमान में वही आदमी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। दोनों हादसे को याद करने लगते हैं। जैक कहता है कि उसकी आखिरी याद यही है कि लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर विमान भयंकर टर्बुलेंस में फंस गया था। उसके बाद वह बेहोश हो गया और उसे कुछ याद नहीं, लेकिन केट को सब साफ साफ याद है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि विमान का आगे वाला हिस्सा और पिछला हिस्सा बीच के केबिन से अलग होकर टूट गए थे। अब समुद्र तट पर सिर्फ बीच वाला हिस्सा पड़ा हुआ है। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि उन्हें हर हाल में विमान का अगला हिस्सा ढूंढना होगा, क्योंकि कॉकपिट में रेडियो हो सकता है जिससे बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सके। केट बताती है कि उसने घाटी की तरफ धुआं उड़े देखा था। उसे शक है कि विमान का अगला हिस्सा वहीं गिरा होगा, लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक जंगल की गहराइयों से एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव पेड़ों के बीच घूम रहा हो। सभी बचे हुए लोग डर के मारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी ही दूर जंगल के बड़े बड़े पेड़ एक एक करके गिरने लगते हैं, मानो कोई विशाल ताकत उन्हें तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हो। ये देखकर हर किसी की सांसें थम जाती हैं। किसी तरह पूरी रात बीत जाती है। हैरानी की बात यह थी कि वह रहस्यमयी जीव किसी पर हमला नहीं करता। अगली सुबह जैक विमान के अगले हिस्से में मौजूद रेडियो ढूंढने निकलने का फैसला करता है। केट भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन उसके पास चलने लायक जूते नहीं होते, इसलिए वह एक मृत यात्री के पैरों से ट्रैकिंग शूज उतार लेती है ताकि सफर आसान हो सके। उसी दौरान गंजे आदमी लॉक की नजर केट पर पड़ती है। वह उसकी तरफ देखकर एक अजीब लेकिन दोस्ताना मुस्कान देता है। रवाना होने से पहले जैक बून से कहता है कि जिस घायल आदमी के सीने में लोहे का टुकड़ा धंसा है उसका अच्छी तरह ध्यान रखना। तभी चार्ली को पता चलता है कि जैक और केट विमान का अगला हिस्सा ढूंढने जा रहे हैं। वह भी तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वही पीला लब्राडोर कुत्ता झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। जंगल का मौसम भी बेहद अजीब था। चलते चलते अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। समुद्र किनारे मौजूद सभी लोग बारिश से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। जिन किसी को भी अपने और सन के पास आने नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ लॉक बारिश के बीच बिल्कुल शांत बैठकर ध्यान लगाने लगता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी और उम्मीद दिखाई देती है। इधर जैक, केट और चार्ली घाटी के अंदर जाकर आखिरकार विमान का अगला हिस्सा ढूंढ लेते हैं। वह एक ढलान पर बुरी तरह अटका हुआ था। जैक सबसे पहले अपनी ताकत के दम पर ऊपर चढ़ जाता है। केट और चार्ली भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। विमान के अंदर चारों तरफ यात्रियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। जैक फायर एक्सटिंग्विशर से कॉकपिट का दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सह पायलट की लाश बाहर गिर जाती है। जैक और केट सावधानी से कॉकपिट के अंदर जाते हैं और रेडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक कप्तान अपनी सीट पर हल्का सा हिलता है। वह अब भी जिंदा था। जैक तुरंत उसे पानी पिलाता है। समय का पता चलते ही कप्तान का चेहरा उतर जाता है। वह बताता है कि उड़ान भरने के लगभग 6 घंटे बाद विमान का रेडियो पूरी तरह बंद हो गया था। उसने विमान को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन भयानक टर्बुलेंस की वजह से विमान अपनी तय उड़ान से 1000 मील से भी ज्यादा दूर भटक गया। इसका मतलब साफ था, अगर रेस्क्यू टीम पुरानी उड़ान के रास्ते पर तलाश करेगी तो वे कभी भी इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना ही नहीं, विमान का दूसरा रेडियो भी खराब हो चुका था, यानी अब शायद कोई भी मदद कभी यहाँ तक न पहुँच सके। उसी समय केट को एहसास होता है कि चार्ली काफी देर से बिल्कुल चुप है। वह जैसे ही
कॉकपिट से बाहर निकलती है, चार्ली विमान के टॉयलेट से घबराकर बाहर आता है। केट उससे पूछ ही रही होती है कि वह अंदर क्या कर रहा था। तभी बाहर से उसी रहस्यमयी जीव की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। तीनों तुरंत बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उस विशाल जीव की परछाई विमान के बाहर से गुजरती है, लेकिन उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। कप्तान उसे देखने के लिए थोड़ा बाहर झुकता है। अचानक वह रहस्यमयी जीव उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। कुछ ही पलों में कप्तान की दर्दनाक मौत हो जाती है। इतने बड़े झटके से विमान का अगला हिस्सा भी अपनी जगह से खिसकने लगता है और नीचे गिरने लगता है। जैक किसी तरह संघर्ष करते हुए रेडियो अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। भागते समय चार्ली एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जैक बिना एक पल सोचे तुरंत वापस उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन केट डर के मारे लगातार भागती रहती है। जब वह काफी दूर पहुंच जाती है तब रुककर पीछे देखती है। जैक और चार्ली दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। डर एक बार फिर उसके ऊपर हावी होने लगता है। तभी उसे जैक की बताई हुई बात याद आती है। वह मन ही मन उलटी गिनती शुरू करती है। 5 4 3 2 1। गिनती खत्म होते ही वह खुद को संभाल लेती है और थोड़ा शांत हो जाती है। उसी समय झाड़ियों में हलचल होती है। चार्ली अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। केट घबराकर उसे जमीन पर गिरा देती है और बेचैनी से पूछती है कि जैक कहाँ है। चार्ली बताता है कि जैक ने पहले उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए और उसे भी नहीं पता कि जैक कहाँ चला गया। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। केट फैसला करती है कि वह वापस विमान के अगले हिस्से के पास जाकर जैक को ढूंढेगी। चार्ली भी मजबूरी में उसके साथ चल पड़ता है। कुछ देर तलाश करने के बाद केट की नजर कीचड़ भरे पानी में पड़ी पायलट की एक बैज पर जाती है। उसी पानी में उसे किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। दोनों घबराकर ऊपर देखते हैं। तभी पीछे से जैक उनके पास आ जाता है। जैक को सुरक्षित देखकर केट राहत की सांस लेती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैक बताता है कि वह भी उस रहस्यमयी विशाल जीव के पीछे पड़ जाने की वजह से रास्ता भटक गया था, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उस जीव का चेहरा तक नहीं देख पाया। किसी तरह झाड़ियों में छिपकर उसने अपनी जान बचाई। अब तीनों की नजर ऊपर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जाती है। वहां पायलट की लाश बुरी तरह चिथड़े चिथड़े हाल में लटकी हुई थी। उसे इतनी ऊंचाई पर टांग देना किसी सामान्य जानवर के बस की बात नहीं थी। आखिर वह कौन सा जीव था जिसने इतनी भयानक हरकत की? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिरकार तीनों वापस समुद्र तट की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में केट चार्ली से पूछती है कि वह विमान के टॉयलेट में क्या कर रहा था। चार्ली बात को टाल देता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में चार्ली नशे का आदी था। उड़ान के दौरान उसे नशे की तलब लगने लगी थी। उसकी बेचैनी देखकर फ्लाइट अटेंडेंट्स को उस पर शक होने लगा। घबराकर वह भागते हुए टॉयलेट में गया था और उसी दौरान जैक से टकरा गया था। वह विमान के अगले हिस्से वाले टॉयलेट में पहुंचा, जहां उसने अपने जूते के अंदर छिपाकर रखा हुआ हेरोइन का पैकेट निकाला और चोरी छिपे नशा किया। उसके बाद उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा के लिए नशा छोड़ देगा और पैकेट को टॉयलेट में बहा देगा। लेकिन ठीक उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसलिए जब वह अभी विमान के अगले हिस्से में गया था तो उसका असली मकसद वही बचा हुआ नशे का पैकेट वापस लेना था। तीनों जब समुद्र तट पर लौटते हैं तो देखते हैं कि सईद और सॉयर आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। दरअसल माइकल और वॉल्ट को जंगल में हथकड़ियों की एक जोड़ी मिली थी। इसके बाद सभी को शक होने लगा कि इस फ्लाइट में कोई कैदी भी मौजूद था जिसे पुलिस कहीं ले जा रही थी। सॉयर बिना किसी सबूत के सिर्फ इसलिए सईद पर शक करने लगता है क्योंकि वह मध्य पूर्व का रहने वाला है। वह कहता है कि सईद पूरे समय कंबल ओढ़कर बैठा था ताकि हथकड़ियां छिपा सके। सईद इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक बीच बचाव करते हुए सबको समझाता है कि इस समय उनका सबसे बड़ा लक्ष्य इस द्वीप से जिंदा बाहर निकलना है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई रेडियो ठीक करना जानता है। सईद तुरंत आगे आता है और कहता है कि वह कोशिश करेगा। बून उत्सुकता से पूछता है कि विमान के अगले हिस्से में क्या मिला। जैक, केट और चार्ली तय करते हैं कि अभी पायलट की मौत और उस रहस्यमयी जीव के बारे में किसी को नहीं बताएंगे ताकि लोगों में और ज्यादा डर न फैले। उसी समय रोज जैक को याद दिलाती है कि जिस घायल आदमी के सीने में धातु का टुकड़ा धंसा है उसकी हालत देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ साइद अकेले बैठकर रेडियो ठीक करने में जुट जाता है। हर्ली उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लगता है उसे इस काम का अच्छा अनुभव है। सईद बताता है कि वह पहले सेना में कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुका है और गल्फ वॉर के दौरान भी काम कर चुका है। यह सुनते ही हर्ली का चेहरा बदल जाता है। उसे अचानक सईद से थोड़ा डर महसूस होने लगता है। इधर जिन अपनी पत्नी सन पर पहले की तरह सख्त नजर रखता है। वह उसे अपने कपड़ों के बटन गले तक बंद रखने के लिए भी कहता है, लेकिन साथ ही वह बाकी लोगों से घुलने मिलने की कोशिश भी करता है। वह समुद्र से कुछ कच्चा समुद्री खाना निकालकर सब में बांटने लगता है। भाषा न समझने के बावजूद क्लेयर उसका दिया हुआ खाना स्वीकार कर लेती है। हालांकि उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बच्चा हरकत करता है। हादसे
के बाद से बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हुई थी। यह महसूस होते ही क्लेयर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह उत्साह में जिन का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखने की कोशिश करती है ताकि वह भी बच्चे की हलचल महसूस कर सके, लेकिन पारंपरिक सोच वाला जिन घबराकर तुरंत पीछे हट जाता है और वहां से दूर चला जाता है। उधर केट समुद्र के पानी से अपने शरीर पर लगी मिट्टी और खून को साफ करने लगती है। उसी समय सन इशारों में केट को बताने की कोशिश करती है कि उसे क्लेयर के बच्चे की हलचल महसूस हुई है और अब सब ठीक लग रहा है। दूसरी तरफ सईद आखिरकार रेडियो ठीक कर देता है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। रेडियो की बैटरी बहुत कम बची थी। अगर उसे इस्तेमाल करना था तो किसी ऊंची जगह पर जाकर ही सही सिग्नल मिल सकता था। जैक उस समय गंभीर रूप से घायल आदमी का इलाज कर रहा था, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकता था। तब केट कहती है कि वह सईद के साथ पहाड़ की ऊंचाई तक जाएगी। जैक को डर था कि जंगल में घूम रहा वह रहस्यमयी जीव केट पर हमला कर सकता है, लेकिन उसके पास खुद जाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार केट और सईद साथ निकलने का फैसला करते हैं। इसी बीच चार्ली सबसे छिपकर एक कोने में जाता है और अपनी छिपाई हुई हेरोइन निकालकर फिर से नशा करता है। कुछ ही पलों में नशे का असर उसके दिमाग पर चढ़ जाता है और वह वहीं बैठा रह जाता है। उधर शैनन अचानक हादसे में मारे गए लोगों की लाशों को देखकर बुरी तरह रोने लगती है। बून उसका ध्यान बंटाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई बहन फिर से झगड़ने लगते हैं। बून गुस्से में कहता है कि विमान हादसे के बाद से शैनन ने कोई काम नहीं किया और सिर्फ बैठी रही है। शैनन को उसकी बात बहुत बुरी लगती है। तभी वह देखती है कि केट और सईद पहाड़ की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह भी उनके साथ जाने का फैसला कर लेती है ताकि बून की बातें और न सुननी पड़े। बून मजबूर होकर उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद सॉयर और चार्ली भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब 6 लोगों का यह समूह पहाड़ की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जैक यात्रियों के सामान में एंटीबायोटिक दवाइयां ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उदास बैठे माइकल से होती है। माइकल बताता है कि उसका बेटा वॉल्ट जंगल में अकेला चला गया था क्योंकि वह अपने पालतू लब्राडोर कुत्ते विंसेंट को ढूंढना चाहता था। माइकल को लगता है कि हादसे में विंसेंट शायद मर चुका होगा। उसने वॉल्ट से कहा था कि बाद में नया कुत्ता खरीद देंगे, लेकिन यही बात सुनकर वॉल्ट नाराज होकर वहां से चला गया। जैक बताता है कि उसने विंसेंट को जिंदा देखा था और माइकल को उसकी दिशा बता देता है। इसके बाद जैक फिर से दवाइयां ढूंढने में लग जाता है। उधर वॉल्ट अकेला समुद्र किनारे घूम रहा होता है। वह देखता है कि लॉक एक बोर्ड गेम की गोटियां सजा रहा है। जिज्ञासा में वॉल्ट उसके पास चला जाता है। बातों बातों में पता चलता है कि वॉल्ट पहले अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ हफ्ते पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद ही वह माइकल के साथ रहने आया था। यही वजह थी कि बाप बेटे के बीच अभी भी अजनबियत थी। लॉक धैर्य से वॉल्ट को उस बोर्ड गेम बैकगैमन के बारे में समझाने लगता है। वॉल्ट उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगता है। दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ जा रहा 6 लोगों का समूह भी मुश्किलों से गुजर रहा था। सॉयर बार बार सईद को उकसाता रहता है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि लगता है अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी अचानक जंगल में किसी तेज रफ्तार जानवर के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। बाकी सभी लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन सॉयर बिना डरे अपनी पिस्तौल निकालता है और सामने से दौड़ते हुए जानवर पर गोली चला देता है। जानवर वहीं गिर पड़ता है। जब सब उसके पास पहुंचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वह एक पोलर बेयर था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, घने उष्णकटिबंधीय जंगल वाले इस द्वीप पर पोलर बेयर आखिर आया कहां से? हालांकि उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सॉयर के पास पिस्तौल कैसे आई। सॉयर बताता है कि उसे यह बंदूक उस घायल यूएस मार्शल के पास से मिली थी। उसके साथ उसे एक पुलिस पहचान पत्र भी मिला था। यह सुनते ही सॉयर और सईद फिर से एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाला ही वही कैदी है जिसे पुलिस इस फ्लाइट में ले जा रही थी। तभी केट बीच में आकर दोनों से पिस्तौल छीन लेती है। सईद के कहने पर वह बंदूक और गोलियां अलग अलग कर देती है। फिर बंदूक सॉयर को और गोलियां सईद को दे देती है ताकि कोई भी अकेले उसका इस्तेमाल न कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस कैदी की वे तलाश कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि केट ही थी। विमान में सफर के दौरान केट उसी यूएस मार्शल के साथ हथकड़ी से बंधी हुई बैठी थी। जैसे ही विमान भयंकर टर्बुलेंस में फंसा, ऊपर रखा सामान गिरकर मार्शल के सिर पर लगा और वह बेहोश हो गया। उसी समय ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। अपनी जान बचाने के लिए केट ने बेहोश मार्शल की जेब से चाबी निकाली और अपनी हथकड़ी खोल ली। ऑक्सीजन मास्क पहनने के बाद केट बिल्कुल वैसे ही सब कुछ देख रही थी जैसा उसने जैक को बताया था। उसने अपनी आंखों के सामने विमान को 3 हिस्सों में टूटते देखा था। पूरी विमान दुर्घटना के दौरान वह होश में थी और हर पल को अपनी आंखों से देख रही थी। उधर समुद्र तट पर जिस घायल आदमी का जैक इलाज कर रहा था वह वही यूएस मार्शल था जो केट को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। जैक हर्ली की मदद से बड़ी सावधानी से
उसके सीने में धंसा लोहे का टुकड़ा निकाल देता है। तेज दर्द की वजह से मार्शल को होश आ जाता है। होश में आते ही उसका पहला सवाल होता है, मेरा कैदी कहाँ है? इधर पहाड़ पर चढ़ा 6 लोगों का समूह आखिरकार एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। वहां रेडियो में बड़ी मुश्किल से एक सिग्नल बार दिखाई देती है, लेकिन वे बाहर कोई संदेश नहीं भेज पाते क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पर पहले से ही कोई और सिग्नल लगातार प्रसारित हो रहा था। साइद रेडियो का चैनल बदलता है और ध्यान से सुनता है। वह संदेश फ्रेंच भाषा में था। तभी बून को याद आता है कि उसकी बहन शैनन कुछ समय फ्रांस में रह चुकी है, इसीलिए शायद वह फ्रेंच समझ सकती है। शैनन पहले मना कर देती है। वह कहती है कि वह फ्रांस में सिर्फ मौज मस्ती करती थी, भाषा उसे ठीक से नहीं आती। लेकिन सबके बार बार कहने पर वह ध्यान से संदेश सुनना शुरू करती है। उसी दौरान रेडियो में कुछ संख्याएं भी सुनाई देती हैं। सईद समझ जाता है कि ये संख्याएं इस संदेश के लगातार चलने की गिनती हैं। मतलब यह संदेश बार बार अपने आप दोहराया जा रहा था, लगभग हर 30 सेकंड में। सईद उन्हीं संख्याओं के आधार पर मन ही मन हिसाब लगाने लगता है कि यह संदेश पहली बार कब प्रसारित हुआ होगा। इधर शैनन धीरे धीरे फ्रेंच संदेश का अनुवाद करना शुरू करती है। शुरुआत में वह एक सामान्य मदद की गुहार थी, लेकिन आगे की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संदेश में कहा जा रहा था, मैं अकेली बची हूँ, बाकी सब मर चुके हैं, उन्हें मार दिया गया। इतना सुनते ही रेडियो की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसी समय सईद भी अपना हिसाब पूरा कर लेता है। वह बताता है कि यह संदेश पहली बार 16 साल और 5 महीने पहले प्रसारित किया गया था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अगर यह संदेश सचमुच इतने सालों से लगातार चल रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे 16 साल तक यहाँ कोई भी बचाव दल नहीं पहुंचा। आखिर वे लोग किस रहस्यमयी जगह पर फंस गए थे? अब तक उन्हें लगता था कि बस कुछ ही दिनों में रेस्क्यू टीम आ जाएगी और वे अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। 16 साल पुराना रहस्यमयी रेडियो संदेश, उष्णकटिबंधीय द्वीप पर पोलर बेयर का मिलना, जंगल में घूमता वह खौफनाक अनजान जीव और हर बचे हुए इंसान के अपने अपने छिपे हुए राज, इन सब ने इस द्वीप के रहस्य को और भी गहरा बना दिया था। इधर पहाड़ पर मौजूद 6 लोगों के पास रेडियो भी बंद हो चुका था। अब उनके पास वापस समुद्र तट पर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे शाम होने लगी। रास्ते में सईद और सॉयर इस बात पर बहस करने लगे कि अभी तुरंत समुद्र तट लौटना चाहिए या नहीं। आखिर में फैसला केट करती है। वह कहती है कि जंगल में कोई बेहद खतरनाक चीज घूम रही है, इसलिए अंधेरे में नीचे उतरना बहुत जोखिम भरा होगा। सबकी सुरक्षा के लिए वे लोग आज रात पहाड़ पर ही रुकेंगे। रात के समय सईद सभी को मौजूदा हालात समझाता है। उसके मुताबिक अब यह लगभग तय था कि उन्हें जल्द कोई रेस्क्यू टीम नहीं मिलने वाली। बून कहता है कि यह सच्चाई बाकी सभी लोगों को भी बता देनी चाहिए, लेकिन सईद उसकी बात का विरोध करता है। वह कहता है कि अगर लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गई तो उनके जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, इसलिए फिलहाल यह बात सबसे छिपा कर रखना ही बेहतर होगा। मार्शल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे तेज बुखार था और वह आधी बेहोशी में बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। वह कह रहा था, उसे वापस पकड़ो, वह बहुत खतरनाक है। फिर वह जैक से अपने कोट की जेब टटोलने के लिए कहता है। जैक उसकी जेब से एक वांटेड पोस्टर निकालता है। उस पोस्टर पर साफ साफ केट की तस्वीर छपी होती है। अब जैक के मन में एक ही सवाल उठता है, इतनी शांत और मासूम दिखने वाली केट आखिर किस जुर्म में वांटेड है? उसी समय हर्ली की भी उस पोस्टर पर नजर पड़ जाती है। केट को वांटेड अपराधी देखकर वह बुरी तरह चौंक जाता है। जैक तुरंत पोस्टर उसके हाथ से लेकर अपने पास रख लेता है और इस बारे में कुछ नहीं कहता। उधर पहाड़ पर रात के समय बून पहरा दे रहा होता है। वह चुपके से सॉयर की खाली पिस्तौल उठा लेता है और गोलियां लेने की कोशिश करता है, लेकिन सईद उसे देख लेता है। दोनों के बीच फिर तनाव पैदा हो जाता है। आखिर में शैनन एक सुझाव देती है। वह कहती है कि बंदूक और गोलियां केट के पास रख दी जाए, क्योंकि उसे सबसे भरोसेमंद माना जा रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि जिस लड़की पर वे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वही असल में पुलिस की तलाश में चल रही भगोड़ी है। अगली सुबह सभी लोग वापस समुद्र तट पर लौट आते हैं। जैसा उन्होंने पहले तय किया था, वे पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताते। शायद सबकी तरफ से कहता है कि रेडियो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, उन्हें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ढूंढने होंगे ताकि दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जा सके। वह सभी लोगों को अलग अलग काम बांट देता है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे, जबकि बाकी लोग खाने का इंतजाम करेंगे। अब उन्हें यह मानकर चलना होगा कि शायद उन्हें इस द्वीप पर लंबे समय तक रहना पड़े। थोड़ी देर बाद केट अकेले जैक के पास जाती है। वह उसे पहाड़ पर हुई पूरी घटना बता देती है, जिसमें 16 साल पुराने फ्रेंच संदेश की बात भी शामिल होती है। सब सुनने के बाद जैक गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं, लेकिन उसे एक और बात परेशान कर रही थी। वह कई बार केट को अपनी असली पहचान बताने का मौका देता है, फिर भी केट ये नहीं बताती कि वह एक वांटेड अपराधी है। यह बात जैक को निराश करती है। केट उससे मार्शल की हालत पूछती है। जैक सिर्फ इतना कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि उसे केट की सच्चाई पहले ही पता चल चुकी है। फिलहाल वह इस राज को छिपा कर
रखना ही बेहतर समझता है ताकि बचे हुए लोगों के बीच कोई नया झगड़ा न शुरू हो। कुछ देर बाद हर्ली जैक से पूछता है कि क्या केट ने सब सच बता दिया। जैक इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, वह बस इतना कहता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हर्ली भी सोचता है कि शायद जैक सही कह रहा है, ये मामला पुलिस का है, उनका नहीं। इसके बाद दोनों मार्शल के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन समुद्र तट पर पड़े लगभग सभी सूटकेस पहले ही खंगाले जा चुके थे। अब सिर्फ विमान के बीच वाले हिस्से में रखा सामान ही बचा था। हर्ली वहां अंदर जाने से डरता है क्योंकि अभी भी बहुत सी लाशें वहीं पड़ी थीं, इसलिए वह वहीं रुककर मार्शल का ध्यान रखने लगता है। दूसरी तरफ जैक विमान के मलबे के अंदर दवाइयां खोजने लगता है। वहीं सॉयर भी अलग अलग सामान इकट्ठा कर रहा होता है। सिगरेट, शराब और काम की हर चीज वह अपने पास रखता जा रहा था। जैक को सॉयर का ये स्वार्थी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। सॉयर हंसते हुए कहता है कि जैक बहुत आदर्शवादी है और हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैक जानता है कि सॉयर की कुछ बातें गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहता। उधर चार्ली को समुद्र तट पर एक व्हील चेयर मिल जाती है। वह उसकी मदद से क्लेयर का सामान उठाकर ले जाता है। बातों बातों में क्लेयर बताती है कि वह एक अविवाहित मां बनने वाली है। दूसरी तरफ जिन सन से कहता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए जाकर खुद को साफ कर ले। इतने मुश्किल हालात में भी जिन सफाई और अनुशासन को लेकर उतना ही सख्त था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह सन से धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर केट मार्शल के तंबू के पास पहुंचती है। उसी समय हर्ली पानी लेने बाहर निकल रहा होता है। केट को देखते ही वह घबरा जाता है। वह हकलाते हुए बताता है कि जैक विमान के मलबे के अंदर दवाइयां ढूंढने गया है। फिर उसकी नजर केट की कमर में लगी पिस्तौल पर पड़ती है। ये देखकर वह और भी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। इसी दौरान द्वीप पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। केट तंबू के अंदर जाकर मार्शल के पास बैठती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। अचानक मार्शल अपनी आंखें खोल देता है और मार्शल पूरी ताकत से उठकर केट का गला पकड़ लेता है। उसी समय जैक वहां पहुंच जाता है और तुरंत उसे केट से अलग कर देता है। मार्शल तेज बुखार में तप रहा था। उसका तापमान लगभग 40 डिग्री तक पहुंच चुका था। उसके पेट का घाव भी बुरी तरह संक्रमित हो गया था। अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। केट धीरे से कहती है कि उसे इस तरह तड़प तड़प कर मरने देने से अच्छा है कि उसकी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। लेकिन जैक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह साफ कह देता है कि उसे केट की असली पहचान पता चल चुकी है। फिर वह कहता है, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे वॉल्ट को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसे यह देखकर जलन भी होती है कि वॉल्ट लॉक के साथ ज्यादा घुल मिल गया है। माइकल कहता है कि वह भी अपने बेटे का दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वॉल्ट उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि उसके पिता को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उसे तो विंसेंट को ढूंढने की भी कोई चिंता नहीं है। तभी जैक कह देता है, बारिश रुकते ही मैं विंसेंट को ढूंढने जाऊंगा। और जैसे किस्मत से उसी वक्त बारिश भी रुक जाती है। माइकल कुछ पल जैक की तरफ देखता रहता है। अब उसके पास खुद जंगल में जाकर विंसेंट को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह डरते डरते अकेला जंगल में चला जाता है। अचानक झाड़ियों में कोई तेज आवाज होती है। माइकल घबराकर भागने लगता है, लेकिन घबराहट में वह गलत दिशा में पहुंच जाता है और सीधे सन के सामने जा निकलता है, जो नदी किनारे खुद को साफ कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद असहज हो जाते हैं। उधर मार्शल के घाव में संक्रमण बढ़ता जा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे समुद्र तट पर गूंज रही थीं। उन चीखों की वजह से सभी लोग बेचैन और परेशान होने लगे हैं। रात होते ही केट अकेले बैठकर आग जला रही होती है। तभी सॉयर उसके पास आता है। वह कहता है कि अब उसे बंदूक अपने पास रखने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा ही हुआ कि बंदूक उसके पास नहीं है, क्योंकि अगर इस समय उसके हाथ में बंदूक होती तो शायद वह मार्शल की तकलीफ खत्म करने के लिए उसे गोली मार देता। कुछ देर बाद मार्शल को थोड़ी देर के लिए होश आता है। वह जैक से कहता है, केट जो भी कहे उस पर कभी भरोसा मत करना। इसके बाद वह केट से अकेले में बात करने की इच्छा जताता है। केट मजबूरी में उसके पास जाती है। मार्शल उससे पूछता है, विमान में चढ़ने से पहले तुमने मुझसे एक वादा करवाया था, क्या तुम्हें वह याद है? यहीं से केट का अतीत सामने आता है। एक समय पुलिस से भागते हुए केट एक छोटे से फार्म हाउस में पहुंच गई थी। फार्म के मालिक ने उसे अपने भेड़ों के बाड़े में सोते हुए पकड़ लिया। उस आदमी की पत्नी कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारियां और कर्ज उसी पर था। केट को बेसहारा देखकर उसने उसे अपने यहाँ रहने और घर के काम करने का प्रस्ताव दिया। बदले में वह उसे पैसे भी देने वाला था। कुछ पैसे कमाने के लिए केट वहाँ रुक गई। कुछ समय बाद केट ने चुपचाप वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन फार्म मालिक ने उसे देख लिया। उसने केट को रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा कि वह सुबह तक रुक जाए, फिर वह खुद उसे गाड़ी से छोड़ देगा। केट उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फार्म मालिक पहले ही उसका वांटेड पोस्टर देख चुका था। अपने कर्ज चुकाने और इनाम की रकम पाने के लिए उसने पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ देर बाद पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी। बचने के लिए
इसलिए केट ने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया, जिससे गाड़ी पलट गई। फार्म मालिक बुरी तरह घायल हो गया। केट चाहती तो वहां से भाग सकती थी, लेकिन वह उसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकी। वह पूरी ताकत लगाकर उसे सड़क किनारे तक घसीट कर ले गई ताकि कोई उसकी मदद कर सके। इसी देरी की वजह से पुलिस वहां पहुंच गई और केट दोबारा गिरफ्तार हो गई। अब केट मार्शल को याद दिलाती है कि उसने उससे सिर्फ एक ही वादा करवाया था, अगर उसे फिर से पकड़ लिया जाए तो फार्म मालिक को उस इनाम की पूरी रकम जरूर मिलनी चाहिए। मार्शल यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि केट वैसी निर्दयी अपराधी नहीं है जैसी उसकी फाइलों में दिखाई देती है। मार्शल समझ चुका था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसी समय हर्ली जैक को बताता है कि केट के पास बंदूक है। जैक को डर होता है कि कहीं केट मार्शल को गोली न मार दे। वह तुरंत तंबू की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी वह देखता है कि केट अकेली तंबू से बाहर निकल रही है। यह देखकर वह थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल धाएं तंबू के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। असल में मार्शल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सॉयर अंदर गया था। उसने मार्शल की पीड़ा खत्म करने का फैसला किया, लेकिन सॉयर का निशाना सही नहीं लगा। वह गोली मार्शल के दिल पर मारना चाहता था, लेकिन गोली गलत जगह लग गई। अब मार्शल पहले से भी ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। मुसीबत यह थी कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी। अब न तो उसे बचाया जा सकता था और न ही उसकी तकलीफ खत्म हो पा रही थी। आखिरकार जैक को अपना सबसे बड़ा सिद्धांत तोड़ना पड़ा। जो इंसान हमेशा लोगों की जान बचाने की कोशिश करता था, उसी जैक ने मार्शल की पीड़ा खत्म करने के लिए अपने हाथों से उसकी जिंदगी समाप्त कर दी। यह पल जैक के लिए बेहद दर्दनाक था। सॉयर भी अपने की पर पछता रहा था। अगली सुबह केट जैक के पास बैठती है। वह उसे अपना पूरा अतीत बताना चाहती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। वह कहता है, इस द्वीप पर तुम्हारा अतीत मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब जिंदा रहें और आगे कैसे जिएं। धीरे धीरे सभी लोग अपनी नई जिंदगी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करने लगते हैं। काफी समय बाद पहली बार माहौल थोड़ा शांत दिखाई देता है। यहाँ तक कि सईद और सॉयर भी एक सेब बांटते हुए अपने झगड़े को कुछ देर के लिए भुला देते हैं। उधर लॉक समुद्र किनारे बैठकर अपनी बनाई हुई सीटी बजाता है। कुछ ही देर में विंसेंट उसके पास दौड़ा चला आता है। लॉक उसे एक पेड़ से बांध देता है और फिर चुपचाप माइकल को बुलाता है। वह माइकल से कहता है कि वह वॉल्ट से यही कहे कि विंसेंट उसी ने ढूंढा है। शायद इससे बाप बेटे के रिश्ते में थोड़ी नजदीकी आ जाए। लॉक की बातें और उसका व्यवहार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था जैसे वह इस द्वीप के बारे में कुछ ऐसा जानता हो जो किसी और को नहीं पता। रात होते ही विंसेंट अचानक विमान के बीच वाले हिस्से की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुछ ही पलों में बाकी लोगों को भी वहां से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। जैक सबसे आगे बढ़कर विमान के मलबे की तरफ जाता है। उसकी टॉर्च की रोशनी काफी कम थी, इसलिए उसे अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। तभी किसी और की तेज टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ती है। अचानक अंदर मौजूद किसी बड़े जानवर की चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। यह देखते ही सभी लोग घबराकर समुद्र तट की तरफ भागने लगते हैं। वह विशाल जानवर भी वापस जंगल की ओर भाग जाता है। चार्ली को समझ नहीं आता कि वह क्या था, लेकिन लॉक पूरे भरोसे के साथ कहता है वो जंगली सुअर थे। ये साधारण पालतू सुअर नहीं थे। उनके लंबे नुकीले दांत और पूरे शरीर पर भूरे रंग के खुरदरे बाल थे। भागते समय चार्ली गिर गया था और उसे चोट लग गई थी। जैक उसके घाव पर दवा लगाते हुए कहता है कि अब विमान के अंदर पड़ी लाशों का कुछ करना पड़ेगा। उसे यकीन था कि वही लाशें जंगली सुअरों को बार बार यहाँ खींच कर ला रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत लोगों को यहीं दफना देना चाहिए, लेकिन जैक इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि जंगली सुअर जमीन खोदकर लाशों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका होगा कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। केट और कुछ दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं। उनका मानना था कि मरने वालों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान होना चाहिए और उन्हें दफनाया जाना चाहिए, लेकिन जैक का कहना था कि इस असाधारण परिस्थिति में भावनाओं से ज्यादा जरूरी सभी जिंदा लोगों की सुरक्षा है। यहीं पर इस पार्ट का अंत होता है। अगर आपको आज का यह पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको अब तक लॉस्ट की कहानी कैसी लग रही है। साथ ही नेक्स्ट पार्ट का इंतजार है या नहीं, यह भी कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले पार्ट में।